हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। इसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्वेश्चंस आपको डेली क्विज के अंदर देखने को मिलते हैं स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा जो करंट अफेयर से ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं जो न्यूज़ के अंदर हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, रेगुलरली आप क्विज का प्रैक्टिस कीजिए, जिसके थ्रू आपको कंटिन्यू जो कोई ना कोई टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको यहाँ डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर नहीं हैं क्विज को पर्सपेक्टिव में, तो आपकी क्विज के पर्सपेक्टिव में आप रेगुलरली रहिए, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर हम बात करें 2023 का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर ज़्यादा समय है नहीं, 5 to 6 मंथ का जो समय है। क्योंकि अब लास्ट का जो 1 मंथ है उसको तो बेसिकली आप अपना जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मान सकते हो कि उस रिवीजन के अंदर ही जाएगा लास्ट का 1 महीना। तो 4 से 5 महीनों का या 5 से 6 महीनों का समय है। तो इसके अंदर में अपना जो स्टैटिक पार्ट है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। उनको जब आप कंप्लीट करोगे तो स्टूडेंट्स, आपको जो रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी इनिशिएटिव को, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट्स को देखिए या किसी दूसरा इंस्टीट्यूट है, कोई एक भी इनिशिएटिव अगर आप कंप्लीट करते हो और उससे कंटिन्यू स्टिक होते हो, तो आप देखिए कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप कंटिन्यूटी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज यहाँ से किया कल वहाँ से किया, तो इस तरीके से आप देखिए कि आप अगर बुक भी इस तरीके से रीड करते हो कि कभी कोई बुक रीड की कभी कोई दूसरी बुक रीड की, तो अगर आप कांस्टेंट नहीं हो, अपने टारगेट से स्टिक नहीं हो, तो आपको जो बेसिकली जिस तरीके से जो सक्सेस अचीव करनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती हैं। इसलिए अपने जो टारगेट्स हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उससे कंटिन्यू स्टिक रहो। टू द क्लियर होना चाहिए आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए भी। तो आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनका ये इनिशिएटिव है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये इनिशिएटिव काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था, और ये जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 2026 के अंदर में 2026 में हम इस इनिशिएटिव को यहाँ पे इम्पोज करने वाले हैं। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट वो यहाँ पे अगर इंपोर्ट किया जाता है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के द्वारा कोई प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किया जाता है, और वहाँ पे जो कार्बन का जो एमिशन है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है अगर उस प्रोडक्ट से, या उससे उसका जो प्रोडक्टिविटी है या उसका जो कार्बन का एमिशन है वो अधिक होगा, तो वहाँ उसके ऊपर जो टैक्स है वो ज़्यादा इम्पोज होगा। ज़्यादा इम्पोज होने की वजह से लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं, उसकी डिमांड यहाँ इंक्रीज नहीं होगी, और उसके साथ ही हमको देखने को मिलेगा कि उस प्रोडक्ट का वो फेज आउट हो जाएगा मार्केट से। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, इतना इंक्रीज करो कि लोग उसको कैरी नहीं कर पाएँ, लोग उसको ख़रीद नहीं पाएँ, या इस तरीके से बेसिकली ये स्ट्रेटजी जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की है। तो इस स्ट्रेटजी को जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन्होंने इसको बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है, उसका अपोज किया है। जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देखिए कि जो ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, इन कंट्रीज़ के द्वारा इस स्ट्रेटजी को, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को यहाँ पे अपोज किया गया है। क्योंकि बेसिकली ये जो क्लाइमेट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट जस्टिस मीन्स द जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो डेवलपिंग फेज में होने की वजह से, और उन्होंने जो अपना जो विकास है वो काफ़ी समय पहले कंप्लीट किया और एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है उन कंट्रीज़ के द्वारा। तो जो प्रेजेंट समय में जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी यहाँ पे डिमांड है कि हमको भी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस तरीके से अगर कोई कॉन्सेप्ट किया जाएगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का, तो हमारा कोई प्रोडक्ट है जो डेवलपिंग कंट्रीज का कोई प्रोडक्ट है तो वो फेज आउट होगा, और फेज आउट होने की वजह से आपको देखिए कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, तो WTO का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, ट्रेड के अंदर आपको
इनएडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, ट्रेड के अंदर आपको इनजस्टिस देखने को मिलेगा। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये इम्पोज होगा इंपोर्ट आइटम्स का जो एमिशन लेवल है उसको देखते हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने एंडोर्स इट। तो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है, इंडिया ने एंडोर्स नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखिए जर्मनी हैं, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा इसको इम्पोज किया गया है। उनके द्वारा ही COP27 की जो प्रेजेंट में मीटिंग चल रही है शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर में, COP27 UNFCCC का जो COP27 है उसकी मीटिंग चल रही है, तो उसके अंदर यहाँ पे प्रपोज किया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहाँ से है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मॉस्को फॉर्मेट से रिलेटेड है। ये काफ़ी बार आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा, 2017 एंड 18 के समय से ही काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। जिस तरीके से आप देखिए कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान से जो टॉक्स की गई अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा जो टॉक की गई थी तालिबान से, और उन टॉक्स के थ्रू वहाँ पे जो आर्मी है उसको, उनकी जो डिफेंस फोर्सेज थी उनको विड्रॉ करना था, नाटो की जो फोर्सेज हैं उनको भी विड्रॉ करना था, और USA ने जो अपना बेसिकली हम बात करें कि जो अपना डिफेंस फोर्सेज वहाँ पे लगा रखी थी जो अफ़गानिस्तान के अंदर में, उनको उन्होंने विड्रॉ किया। तो वहाँ विड्रॉ करने से रिलेटेड उन्हीं के उसी समय में US की तरफ से जो नेगोशिएट कर रहे थे तालिबान से वो थे एक उनके सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट बोल सकते हैं, जिल्मे खलीलजाद। उसके अपोज में रसिया के द्वारा भी एक ऐसा ही जो फोरम है उसे स्टार्ट किया गया, जिसको हम मॉस्को फॉर्मेट के जो मॉस्को जो फॉर्मेट है उसके नाम से जानते हैं। तो मॉस्को फॉर्मेट में बेसिकली यहाँ पे तालिबान से टॉक की गई थी। इसके अलावा जो पहले जो लोग पावर के अंदर थे, जैसे हामिद करजई जो एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे वहाँ पे टॉक की गई थी। तो मॉस्को फॉर्मेट बेसिकली डायलॉग ऑन अफगानिस्तान से रिलेटेड है। यहाँ पे इंडिया भी इसको ज्वाइन किया था, इंडिया है, चाइना है, ईरान है, इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इससे एसोसिएटेड रहे हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर है वो कौन कौन से कंट्रीज शेयर करते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। हमने जैसे अभी थोड़े दिन पहले यूक्रेन के बारे में देखा था, तो आपको अफ़गानिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान से कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अफ़गानिस्तान के साथ में ये कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे अपनी बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मॉस्को फॉर्मेट बेसिकली डायलॉग ऑन द अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। पीसफुल कैसे यहाँ पावर का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस तरीके से जो न्यू रिजाइम है वो पावर के अंदर में आए, तो उससे रिलेटेड था मॉस्को फॉर्मेट। इंडिया इसका पार्ट था, चाइना भी था, ईरान भी था, ये सभी कंट्री जिसके पार्ट हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जो USA के द्वारा जो बैग था जिसके अंदर में टॉक्स की गई, और फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट है नाटो से रिलेटेड, और नाटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है लास्ट 5 to 6 मंथ के अंदर में। जब से यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है स्टार्ट, उसी समय से ये न्यूज़ के अंदर में है। अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो अभी रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से है, अभी रिसेंटली रसिया के द्वारा जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई, और उस मिसाइल में जो पोलैंड है उसके कुछ 2 सिटीजन्स की डेथ हुई है। तो पोलैंड के अंदर डेथ होने की वजह से, पोलैंड नाटो का एक पार्ट है, नाटो से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से जो नाटो है वो न्यूज़ के अंदर में था। यहाँ पे अगर हम बात करें नाटो की, तो नॉर्थ अलायंस ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 4 है नाटो का जो ट्रेटी है उसका, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस की बात की गई है, जो इस ट्रेटी के अंडर में फॉलो किया गया है कि अटैक ऑन वन
इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सभी कंट्रीज़ के ऊपर इसको अटैक माना जाता है। नाटो की फोर्सेज वहाँ पे सभी कंट्रीज़ की जाती हैं और वो डिफेंड करती हैं अपना जो मेंबर है उसको। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम का जो ब्रसेल्स है उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1948-49 का जो समय था उस समय में जो यूएसए ने अपने जो कंट्रीज हैं यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अंदर उन सभी कंट्रीज़ को रखा। सभी कंट्रीज़ ये वो हैं जो बेसिकली यूएसएसआर के साथ में जो एरिया है वो शेयर किया करते थे। तो उन्हीं सभी कंट्रीज़ को अपना नाटो का जो मेंबर है मेंबरशिप दी गई। इसके बाद में 2000 के समय में यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए कि नाटो ने प्रॉमिस किया कि वो अपना ये एरिया है या जो नई मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इससे रिलेटेड डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हैं आप नाटो से रिलेटेड, और ये ही मेनली रीजन है कि जैसे ही नाटो क्रिएट किया गया और जो यूएसए के द्वारा ऐसे कंट्रीज़ के उनका मेंबर बनाया गया जो यूएसएसआर के साथ में अपनी जो बाउंड्री हैं वो शेयर किया करते थे। तो उसी समय में हमको क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस है वो देखने को मिलता है। और ये काफ़ी एक डिप्लोमेसी का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि 1960s के समय में जो क्यूबा क्राइसिस हैं, क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस हैं और जो नाटो को जिस तरीके से यूज़ किया गया यूएसए के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नाटो की तो इसका हेडक्वार्टर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ब्रसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें कि ट्रीटी यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करती है जिसके अंदर अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस वजह से सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट इज अबाउट द संप सभा से रिलेटेड है। संप सभा काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होती है। अभी हमारा 15 नवंबर का जो डे गया है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये जो जनजातीय गौरव दिवस है जिसे 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो जनजातीय गौरव दिवस जब सेलिब्रेट किया जाता है हमारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, तो ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है संप सभा। संप सभा 1883 के समय में 1883 के समय में गुरु गोविंद गुरु के द्वारा स्टार्ट की गई थी। गोविंद गुरु बेसिकली वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हीं की वजह से यहाँ पे जो भील कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमारे जो काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, ये उनको यहाँ पे जो सोशल अपलिफ्टमेंट, इसके अलावा जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यहाँ पे प्रेरित करते हैं। इन लोगों को बेसिकली मोटिवेट करते हैं कि आप अंग्रेज़ों का जो शासन है इसे स्वीकार मत करो। यहीं पे गुरु गोविंद गिरी के द्वारा बोला जाता है कि अंग्रेज़ों का जो शासन है मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसके अंदर भील कम्युनिटी के लोग यहाँ पे 1913 में, आज ही की डेट में 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के अंदर एक जगह है मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं, मानगढ़ हिल्स के ऊपर ये लोग इकट्ठा होते हैं आज ही के दिन। और वहाँ पे जो ब्रिटिश जो पीपल्स हैं, ब्रिटिश जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है। इनके जो बेसिकली गन फायर की जाती हैं बिना कोई वेपन होते हुए, ऐसे पीसफुल एक मीटिंग के अंदर में। और एक काफ़ी सारे लोगों की 1500 के आसपास जो भील कम्युनिटी के जो लोग थे, जो हमारे ट्राइबल सेक्शन से रिलेटेड लोग हैं, उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो संप सभा है वो पहले स्टार्ट की गई थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। और गुरु गोविंद गुरु के द्वारा यहाँ पे जो भील कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में उनको मोटिवेट किया गया, उनको फ्रीडम के लिए इंस्पायर किया। तो ये गुरु गोविंद गिरी का द्वारा इस्टेब्लिश की संप सभा है। आज बेसिकली इनका डे भी था और अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 1 नवंबर को यहाँ पे विजिट किए हैं। मानगढ़ का जो धाम है, इससे रिलेटेड आपको जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए इसको। मानगढ़ धाम के बारे में एक्सप्लेन किया है। मानगढ़ धाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी न्यूज़ के अंदर में संप सभा भी आज आर्टिकल के अंदर मेंशन में था, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ए होगा। तो स्टूडेंट्स आज के अगर क्विज की बात करें, हमने संप सभा के बारे में देखा, हमने यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसके बारे में देखा, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में देखा, कलेक्टिव डिफेंस एंड द जो हेडक्वार्टर है।
मास्को फॉर्मेट की बात करें तो डायलॉग ऑन अफगानिस्तान से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो एमिशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको फेज आउट करें मार्केट के अंदर, उसके ऊपर जो टैक्स है वो इम्पोज करें। तो स्टूडेंट्स आप इन क्विज का रेगुलरली स्टडी कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।